जी जनाब, इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से, जो दिलों के हाल बेहतर जानता है। देखती आंखों, सुनते कानों। आप पाकिस्तान में हैं, आप पाकिस्तान से बाहर हैं। महमूद मियादी की तरफ से वेरी गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग जानते होंगे कि आज 7 जून 2026 की तारीख है और दिन है इतवार का। आपको छुट्टी होगी। दुआ है कि आप अपनी छुट्टी बिल्कुल इत्मीनान से और रिलैक्स होकर गुजारें। हमारा जो काम है वो हमने करना है, छुट्टी कोई नहीं है। आज 4 मुद्दे डिस्कस करेंगे। पहला मुद्दा ये है कि आज गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन हो रहा है, ठीक है जी, और बहुत जबरदस्त मौका है खासकर नौजवानों के पास कि वो क्या कर सकते हैं। दूसरा मुद्दा कि सिर्फ इमरान खान ही क्यों, ये बड़ी खूबसूरत तहरीर है हारून रशीद साहब की। असल में जो तहरीरें हैं ना, वो आपके सामने रखने का मकसद ये होता है कि आजकल जो मुताले का रुझान है वो खत्म हो गया है। कुछ टाइम की किल्लत है, टाइम नहीं होता, तो मैं कोशिश करता हूं कि खूबसूरत तहरीरें जो है वो आपके सामने रखूं। इमरान खान को क्यों हटाया गया, इमरान खान में कौन कौन सी खामियां थी, ये बड़ी खूबसूरत तहरीर है हारून रशीद साहब की, वो आपके सामने रखूंगा। तीसरा मुद्दा जो है वो हमारा ये है कि अमेरिका इमरान खान को क्यों बर्दाश्त नहीं कर सकता था, ये आपके सामने रखना है। और फिर रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद, यानी इमरान खान को हटाने के बाद पाकिस्तानी सोसाइटीज में क्या तब्दीलियां आई, वो तब्दीलियां आपने भी महसूस की होंगी। ये आज हमारे जो है वो मेन मुद्दे हैं, लेकिन उससे पहले आपको एक वाकया सुनाना जरूरी है। कर्नल मोहम्मद खान, इनका ताल्लुक जो है ये था चकवाल से। बड़े खूबसूरत राइटर थे ये, तंग आमद बजंग आमद। आप लोग किताबों को पूछते हैं ना, तो कभी आपकी नजर से गुजरे ना तंग आमद बजंग आमद, बड़ी खूबसूरत किताब है, आपके पेट में बल पड़ जाएंगे हंसते हुए। ये कर्नल मोहम्मद खान ने जो है वो किताब लिखी है। वो जिक्र करते हैं एक अफसर का, जो पहले जो है वो सिपाही था, फिर सिपाही से वो हवालदार बन गया, और हवालदार से फिर उसने इम्तिहान दिया, वो कमीशन ऑफिसर बन गया, और फिर कर्नल मोहम्मद खान साहब के साथ वो कर्नल बन गया। लेकिन पहले वो सिपाही था, हवालदार था। तो एक दफा कर्नल मोहम्मद खान से उस शख्स के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा अफसर है, बहुत कमिटेड अफसर है, लेकिन कभी कभी उससे हवालदारी हो जाती है, क्योंकि वो पहले हवालदार था, अब वो कर्नल था। तो हमारे जो जनरल साहब है ना, जनरल आसिम मुनीर, शायद आपको पता ना हो, कोई बुरी बात नहीं है, ये पहले एयरमैन थे, एयरमैन एयरफोर्स में, यानी जिस तरह फौजी होता है आर्मी में या सेलर होता है नेवी में, इसी तरह ये एयरमैन थे, यानी फौजी थे। फिर ओटीएस एक कोर्स होता है, जिया साहब भी ओटीएस से थे, तो ये ओटीएस से फिर ये कमीशन ले गए। और लेकिन कभी कभी एयरमैनी इनसे हो जाती है, एयरमैनी, ये कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन वो कर्नल मोहम्मद खान का ज़हन में आया तो मैंने आपको बता दिया। क्योंकि जो ऑफिसर होते हैं ना, उनका जो माइंड सेट होता है वो मुख्तलिफ होता है, और जो एयरमैन हो तो उनसे हवालदारी या एयरमैनी हो जाती है। पहला मुद्दा ये है कि रजीम चेंज जो साजिश थी, उसके बाद आने वाली तब्दीलियां, पाकिस्तानी मुआशरे में क्या तब्दीलियां जो है वो रूनुमा हुई। पहली तब्दीली ये आई कि लोगों ने न्यूज चैनल देखना छोड़ दिए। कभी किसी सहाफी को चैनल निकालता है, रेटिंग नहीं आ रही, कभी किसी सहाफी को निकालता है, लेकिन मेन वजह यह है कि इमरान खान का चूंकि जिक्र नहीं है, अगर जिक्र है तो नेगेटिव है, लोगों ने न्यूज चैनल छोड़ दिए। ये अब आप अगर इससे जो है ना वो सहमत हैं, अगर आप लोग इससे एग्री करते हैं तो ठीक है, वरना आपकी राय मोहतरम है। नंबर 2, क्रिकेट देखना खत्म कर दी लोगों ने मोहसिन नकवी के बाद। नंबर 3, लोगों ने अखबारात बंद करवा दिए, इसलिए अब अनकरीब जो जंग अखबार है और ये जो अखबारात हैं ये बंद होने जा रहे हैं। नंबर 4, लोगों ने मिली नगमे सुनना
छोड़ दिए। वो जो चूरन था, ए पुत्र हटाते नहीं विक दे, वो चूरन भी लोगों ने बहरहाल कम कर दिया खरीदना। नंबर 5, फौज और एजेंसियों से इतबार उठ गया। पाकिस्तानियों का जो पहला रोमांस होता था ना, वो फौज से होता था। मुझे अच्छी तरह याद है कि अब्दुल्ला जब बहुत छोटा था तो ये फौजी गाड़ी को भी सलाम करता था, फौजी से तो जाके हाथ मिलाता था। वो रोमांस जो है वो मेहरबानियों से, चंद लोगों की मेहरबानियों से खत्म हो गया। नंबर 6 क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन से बाकायदा नफरत हो गई। सुप्रीम कोर्ट किसी दौर में बड़ी उम्मीद वाली बिल्डिंग थी। मैं तो यानी इतना ज्यादा सुप्रीम कोर्ट में गया हूं, इतना ज्यादा अपने घर नहीं आया जितना सुप्रीम कोर्ट और जो है ना वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गया हूं। वहां बड़ा इंतजार होता था कि जी फलां फैसला आना है, फलां फैसला आना है, लेकिन अब ये काबिल नफरत बन गए हैं। नंबर 7, कठपुतली सियासी जमातों से घिन आने लगी, इनसे बू आती है, ये बो मार गए हैं। नवाज शरीफ, जरदारी, शहबाज शरीफ, इनकी शक्लों पे फटकार फटकार बरस रही है, लानतें बरस रही हैं। नंबर 8, मजहबी जमातों की मुनाफकत मजीद एआं हो गई। पहले भी कि खैर कोई हमें इनसे जो है ना वो खैर की उम्मीद नहीं थी, जो मजहबी सियासी जमातें हैं, खैर की उम्मीद हमसे इनसे पहले भी नहीं थी, लेकिन मजीद जो है वो इनकी मुनाफकत एआं हो गई। नंबर 9, फतवा साज मुल्ला ये नंगे हो गए। कभी कौन गद्दार है, कभी कौन गद्दार है, कभी बलोच गद्दार है, कभी पठान गद्दार है। इनके जो फतवे थे वो भी वो फतवे साबित हुए जो यजीद को मिले थे कि हुसैन अलैहिस्सलाम वो खारजी हैं, वो फितना पैदा कर रहे हैं, लिहाजा उनका कत्ल जो है वो जायज है। ये मुल्ला उसी पोजीशन पे चले गए। नंबर 10, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इमरान खान की इज्जत व एहतराम दिल में और भी ज्यादा बढ़ गई, घर कर गई। इमरान खान की जो इज्जत थी, जिसको व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, कैसे कैसे इकदामात किए गए, कभी इद्दत, कभी हाजरा खान, कभी कौन सी खान, लेकिन वो जो इज्जत थी लोगों ने किसी बात पे एतबार नहीं किया और इमरान खान की जो इज्जत थी वो पहले से ज्यादा जो है वो बढ़ गई। अब कुछ आपके सामने अहम खबरें रखूंगा, फिर आपके सामने जो है वो खूबसूरत तहरीर रखनी है हारून रशीद साहब की। सबसे पहली खबर ये है कि जो बूढ़ा, वो जो वायरल हो रहा था कि जी 65 साल की उम्र में बीवी को मार दिया रॉड से, उसकी बीवी जो है ना वो फालिज की मरीजत थी। अब एक नया रुख सामने आया है। मैंने जब ये पहली दफा खबर पढ़ी कि जी 65 साल उसकी उम्र है, 58 साल उसकी घरवाली की उम्र है और वो हम बिस्तरी का तकाजा कर रहा था, तो थोड़ा सा शकूक शुबात थे। बहरहाल अब कहानी ये सामने आई है कि 2 से 3 करोड़ की एक दुकान है जो उसके बच्चे बेचना चाहते थे और मां रुकावट थी, मां बेचने नहीं देती थी और वालिद को उन्होंने आगे किया। वालिद ने बहुत ज्यादा इसरार किया और न मानने पर बिल आखिर उसको कत्ल कर दिया गया। अब ये खबर भी मार्केट में गर्म है कि बेटों का जो जुर्म है वो बाप ने अपने सर ले लिया है। बहरहाल ये ताजा तरीन रिपोर्ट है उस बूढ़े शख्स के बारे में। उसके बाद जो अगली खबर है, एक वीडियो वायरल है जिसमें जो अनपढ़ और जाहिल गवर्नर पंजाब है, पता नहीं कहां से पकड़ के ये पीपल्स पार्टी ने लगाया है, वो प्याज से रोटी खा रहा है। बड़ी अच्छी बात है प्याज से रोटी खाना, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जिस गाड़ी में वो प्याज से रोटी खा रहा है वो 6 करोड़ की है। ये कौम को कितना चे समझते हैं, ये कौम को कितना चूतिया समझते हैं और ये कौम की कितनी बेइज्जती करते हैं, ये आप यहां से अंदाजा कर लें कि 6 करोड़ की गाड़ी में वो छोटा सा प्याज तोड़ के और साथ रोटी के नवाले से जो है वो खाना खा रहा है। ठीक हो गया जी। ये पता नहीं कहां से सरदार साहब पकड़ के लाए हैं। जरदारी साहब जाहिर है ए मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। अगली खबर जो है ना वो ये है कि रोटी खाने वाली मशीन सुहेल बड़ाइच, कभी इसका पेट देखें, कम से कम 3 बच्चे इस पेट में होने चाहिए। ये क्या फरमाते हैं, ये कहते हैं कि पीटीआई की मकबूलियत खत्म हो गई है। ठीक हो गया। और ये कहते हैं कि जीबी में पीटीआई पर ज्यादती नहीं हुई।
जुल्म नहीं हुआ, पीपल्स पार्टी पे ज्यादा जुल्म हुआ है, क्योंकि भुट्टो को फांसी हुई। तो भुट्टो को फांसी पीटीआई ने दी थी, जिनके अंडरवेयर में बैठे हैं बाप बेटा, उन्होंने दी थी। और हम क्या करें, भुट्टो को फांसी हुई थी तो हम कहते हैं कि भुट्टो को दिफा का हक नहीं मिला, लेकिन भुट्टो के लच्छन अच्छे थे। भुट्टो ने क्या किया पाकिस्तान के साथ? पीटीआई और भुट्टो की फांसी का आपस में क्या ताल्लुक है? लेकिन ये पेड़ है, जो इनकी मर्जी में है। फिर पाकिस्तानी कौम इनको देखती है, सुनती है, इनकी मिलियंस में तनख्वाह है, और जो है ना वो बहरहाल वो कहते हैं जी कि कोई जुल्म नहीं हो रहा। अगली खबर पे चलते हैं। अगली खबर ये है कि मोहसिन नकवी ईरान पहुंचे हैं और वो सरतोड़ कोशिश कर रहे हैं। एक फील्ड मार्शल साहब का पैगाम है और वो पैगाम पहुंचाना है जो है ना वो सैयद मुज्तबा अली खामेनाई तक। मैंने आपको बताया ना कि बड़ी हलचल है जब से लैरी जॉनसन ने यह दावा किया है कि ईरान किसी भी वक्त एटमी धमाका कर सकता है, बल्कि उसने यहां तक कहा है कि ईरान के पास 1 से 2 एटमी वॉरहेड्स मौजूद हैं जो किसी मुल्क ने दिए हैं। तो बहरहाल अब यहां भी दौड़े लगी हुई हैं, क्योंकि हमने जो है ना वो अमेरिका के मफादात देखने हैं। ईरान भाड़ में गया, इसके अलावा लेबनान भाड़ में गया, गजा भाड़ में गया, बमबारी उसी तरह हो रही है। हमने अमरीकी मफादात देखने हैं, हमने अमरीका को फेस सेविंग देनी है, हमने डोनाल्ड ट्रंप को हॉट वाटर से निकालना है। टोटल हमारा मुद्दा ये है। आप कहें कि ये मुसलमानों के लिए या ईरानियों के लिए ये गम में घुले जा रहे हैं, नहीं तो आप गलत हैं, आप गलत सोच रहे हैं। इन्होंने अमेरिका के साथ जो है ना वो कुछ ना कुछ करना है कि अमेरिकी बच जाएं। अगली खबर ये है कि 2026 जून का महीना चल रहा है। अबू जर सुलेमान न्याजी बड़े जबरदस्त वकील हैं, इन्होंने कहा है कि अब तक 930 बंदों को सीसीडी बोल गया, सीसीडी जो है वो कत्ल कर चुकी है 930 बंदों को, और इसमें जो है वो स्कोर बराबर किया जा रहा है। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूं, मैं ये वीलॉग करता हूं, कल मुझे सीसीडी कत्ल कर दे और मुझ पे जो मर्जी डाल दे, यानी रात को मैं बाहर निकलता हूं या दिन को कत्ल कर दे। और अबू जर सुलेमान न्याजी जो है ना वो कहते हैं कि सारी एफआईआर बताती हैं कि हम ले जा रहे थे मुलजिम को या मुजरिम को, रास्ते में उसके साथी आ गए, उन्होंने आजाद कराने की कोशिश की और जो है ना वो मारा गया। ये सारे मुकदमे यही हैं। हो सकता है ऐसा सारे मुकदमे ऐसे हो। बहरहाल ये सियासी पॉइंट स्कोरिंग की जा रही है। और फिर ये जो खातून है ना, ये खातून जो खवातीन हैं उनके दिलों के बारे में बड़ी कहानियां हैं, उनके नरम दिल के बारे में। और खैर हम जानते भी हैं कि जो है ना हमारी भी माएं बहनें बेटियां, तो ये खातून जो है ना इसमें कोई हिंदा के जरासीम है, जिसने हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हो सलामुल्लाह अलैह उनका कलेजा चबाया था। ये वो औरत है, ये जो है ना उम्मे जमील है, अबू लाहब की बीवी, जो कांटे बड़ी मुश्किल से कांटे जमा करती थी और रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में बिछाती थी। ये वो औरत है, ये वो उम्मे जमील है। जब पता चलता कि रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फलां जगह पे तशरीफ फरमा है और गुफ्तगू कर रहे हैं, तो जो ही आप उठकर जाते तो ये औरत पहुंच जाती कि क्या कहा है आपको, इस शख्स ने सारा गलत कहा है, जादू का है। ये वो औरत है। ये जो है ना इस औरत के दिल में जो है वो सिर्फ इंतकाम है। सनम जावेद को देखें, फलक जावेद को देखें, यास्मीन राशिद को देखें, यानी सबसे बड़ा जो तमगा बनता है ना वो बनता है कैप्टन सफदर का। यकीन करें, जो कैप्टन सफदर ने इसके साथ जो है ना उम्र गुजारी, उसका तमगा बनता है। आगे चलते हैं। अगली खबर ये है कि खालिद खुर्शीद साहब बड़े अच्छे ये जो है ना थे, वजीर आला थे इमरान खान के। अगर कोई वफादार साथियों की लिस्ट शॉर्ट लिस्ट की जाए तो उसमें खालिद खुर्शीद का नाम लाजमी होगा। इन्होंने कहा कि मुझे हटाकर इन्होंने गिलगित के पहाड़ बेचे, और इसमें कोई शक नहीं है। वहां पे इतनी जमीन दी गई है भाई लोगों को, उनके रिजॉर्ट्स, उनके आप वहां पे मेस देखें, उनके आप वहां पे गोल्फ कोर्सेज देखें। अब कह रहे हैं कि वहां पे सेहत को फरोग दिया जाएगा, इतनी जमीन दी जाए, और फिर वो जमीन अल्टीमेटली कहां जाएगी,
किसके पास जाएगी, वो रिजॉर्ट्स किसके बनेंगे, क्योंकि जन्नत नजीर इलाका है वो सारा। तो खालिद खुर्शीद ने कहा कि अब फिर इन दो पार्टियों में से किसी एक को लाया जाएगा या दोनों को मिलाकर जो है वो एक भानुमती का कुंभा बनाया जाएगा और वसाइल लूटे जाएंगे। बहरहाल आज पोलिंग है। मैंने कल परसों भी कहा था कि खुल के खेलें और अच्छा खेलें, गिलगित वाले अपनी मर्जी से अपने नुमाइंदे जो है वो चुनें, जिसको वो बेहतर समझते हैं। वो नून लीग को बेहतर समझते हैं, वो पीपल्स पार्टी को बेहतर समझते हैं, वो पीटीआई के जो उम्मीदवार हैं, पीटीआई तो नहीं है उनका निशान भी नहीं है, नाम भी नहीं है। बहरहाल जिनकी हमायत कर रही है पीटीआई, उनको वोट देना चाहें, उनकी मर्जी है। उनसे सवाल या उनसे रिक्वेस्ट ये है कि बड़ा अच्छा जो है ना आपके पास मौका है, जर्नैलों के खिलाफ वोट डालें, जर्नैलों की मर्जी के खिलाफ वोट डालें। जो लोग कह रहे हैं हम जर्नैलों के हाथ मजबूत करेंगे, उनके खिलाफ वोट डालें। जो जर्नैलों की कठपुतलियां हैं, पपेट्स हैं, उनके खिलाफ वोट डालें। और सबसे इंपॉर्टेंट ये कि जिसको वोट डालें फिर शाम 5 बजे जब पोलिंग खत्म हो तो वहां पे बैठ जाएं, क्योंकि अक्सरियत को पता होता है कि उन्होंने किसको वोट डाला है। जिसको आप लोगों ने वोट डाला है उसको जीतना चाहिए। और जनरल आसिम मुनीर को एक दफा फिर पैगाम दें। 8 फरवरी 2024 को जो इबरतनाक शिकस्त हुई जनरल आसिम मुनीर को, जनरल नदीम अंजुम को और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को, आज तक वो उसके जख्म चाट रहे हैं। और वो कहते हैं कि एक शख्स हमसे कैसे जो है ना वो मकबूल हो गया, कैसे हमारे गानों के बजाय उस पे गाने लिखे जाने लगे। मलकू के गाने ने नकदा को का अगले पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए। हम भी यूट्यूब पे काम करते हैं, लेकिन मलकू ने सिर्फ नकदा कोका से करोड़ों रुपए कमाए, करोड़ों, लाखों नहीं, करोड़ों रुपए कमाए। वो लोगों ने इतना गाना सुना। यानी मैं जब गांव जाता हूं तो उसका गांव जाने का लाजमी पार्ट होता है, ये मेरे जो बच्चे हैं बोरो खासकर, तो उनकी ये फरमाइश होती है कि वो ये गाना एक दफा या 2 दफा जाते हुए और एक दफा या 2 दफा आते हुए वो ये गाना लाजमी सुनेंगे और लगाएंगे। तो इनको कि जी हमारे गाने, अब इनके गाने पे व्यूज नहीं आते। मलकू ने करोड़ों रुपए कमा लिए नकदा कोका से और मलकू कितना मशहूर हो गया। तो इमरान पे शायरी होगी, इमरान पे शायरी हो रही है, इमरान पे गीत लिखे जा रहे हैं, इमरान पे गीत लिखे जाएंगे, इमरान खान पे थीसिस लिखे जाएंगे, इमरान खान पे किताबें लिखी गई, इमरान खान पे किताबें लिखी जाएंगी। तुम 3 साल के लिए आते हो, चाहे उसको जोर जबरदस्ती 4 साल कर लो, 5 साल कर लो, 9 साल कर लो। सरकारी मुलाजमत होती है। और फिर बुज़दिली की इंतहा ये है कि एक शख्स जो जेल में बैठा है उससे यकीन दहानियां हासिल की जा रही हैं कि हमें कुछ नहीं कहेगा और लाइफ टाइम इस्तिस्ना जो है वो ले लिया गया। बहरहाल ये जो है वो इमरान खान, आज उनके पास बेहतरीन वक्त है, खासकर जो नौजवान हैं गिलगित बल्तिस्तान के, वो मर्जी से वोट डालें, इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाएं, एंटी स्टैब्लिशमेंट जर्नैलों के खिलाफ वोट डालें। जर्नैल कौन होते हैं? जर्नैल सरकारी मुलाजिम हैं, उनको आप पैसे देते हैं, आप तनख्वाहें देते हैं। अभी बजट जो पेश होगा उसमें जो तनख्वाहें बढ़ेंगी वो आप लोग देंगे, आपका टैक्स होगा, आपकी जो है ना वो 116 रुपए फी लीटर पेट्रोलियम लेवी होगी। यानी पेट्रोल पे इस वक्त 116 रुपए हुकूमत आपसे ले रही है और इनको दे रही है। कल भी तजवीज दी थी कि पेंशन और तनख्वाह सिर्फ 17वें ग्रेड तक हो, ऊपर न तनख्वाह बढ़ाई जाए ना पेंशन बढ़ाई जाए, नीचे तनख्वाह भी बढ़ाई जाए, अच्छी खासी बढ़ाई जाए और पेंशन भी अच्छी खासी बढ़ाई जाए। तो आज नारा लगाएं, मुक गया तेरा शो आसिम, गो आसिम, गो आसिम। आज जो है ये नारा लगाएं, घरों से निकलें, कतारें बनाएं और अपनी मर्जी के उम्मीदवार को वोट करें और कोशिश करें। मेरा मशवरा है एंटी एस्टेब्लिशमेंट जर्नैलों के खिलाफ। आप जानते हैं कि नून लीग इस वक्त वो जर्नैलों के अंडरवेयर में है। पीपल्स पार्टी MQM आप जानते हैं, इनके उम्मीदवारों को वोट डालने से गुरेज करें। मर्जी आपकी अपनी है, लेकिन नारा लगाएं कि गो आसिम, गो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, गो, और इनके खिलाफ जो है आप लोग वोट करें। अब आपके सामने जो रखना है, जो मैंने आपको बताया कि सिर्फ इमरान खान ही क्यों,
ये उन्वान है कि सिर्फ इमरान खान क्यों, वो कौन सी वजूहात हैं कि इमरान खान सिर्फ 3.5 साल जो है वो बर्दाश्त हुए और इमरान खान को अमेरिका ने मुदाखलत करके पूरी दुनिया अब तो जानती है कि निकलवाया। कुछ लोग अभी भी पूछते हैं कि अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान से इतनी खौफजदा क्यों है, अभी भी पूछते हैं। ये सवाल सुनकर मुझे अपने पाकिस्तानी लोगों की मालूमात पर हैरत होती है, जो उनकी नाकिस मालूमात हैं जी, कि इस लाइल्म कौम को इतना भी इल्म नहीं कि इमरान खान के दौर में पाकिस्तान की 75 या 78 साल तारीख में पहली बार 6ठी जमात से लेकर 12वीं जमात तक हर बच्चे के लिए तर्जमा कुरान की तालीम शुरू की गई। बहुत खतरनाक है ये काम, बहुत खतरनाक। कुरान का तर्जमा, मुल्क के करोड़ों बच्चे अब स्कूल में कुरान तर्जमे के साथ पढ़ रहे हैं। जमात 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में बच्चों के बोर्ड के इम्तिहानात में लाजमी मजमून के तौर पर यह सब्जेक्ट शामिल है। ये कितना बड़ा कदम है, ये बात पाकिस्तान के सादा अवाम नहीं जानती, मगर अमेरिका अच्छी तरह जानता था कि इमरान खान इस कौम की नौजवान नस्ल को कुरान से जोड़ रहा है। एक ही मंबा है आपके पास, कुरान जी, क्योंकि अमरीकियों को पता है कि कॉलेज और स्कूल के सिलेबस किस तरह नई नस्लों की ज़हन साजी करते हैं। तो आपका क्या ख्याल है कि कुरान को आम करने वाले उस इमरान खान से अमरीका खुश होगा? कुरान तो मसला है, सबसे बड़ा मसला है ही कुरान, यकीनन नहीं। यहां एक और वजह भी याद कराना जरूरी है। इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होकर 193 मुल्कों की तंजीम के सामने ये जुमले बोले, हजूर नबी करीम रिसालत माब मदनी आफ्ताब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दिलों में बसते हैं, और जब मगरिब में अंग्रेजों में कोई हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है तो हमारे दिल दुखते हैं, और दिलों का दर्द सबसे ज्यादा शदीद होता है। अल्लाह माफ करे, जिनको दिलों का दर्द होता है ना, उनको पता होता है कि दिल का दर्द क्या होता है। हालांकि दिल का दर्द ज्यादा संभलने नहीं देता। ये इमरान ने तशबीह दी अक़वाम मुत्तहिदा में। क्या आप भी नहीं समझते कि इमरान खान अमेरिका की नजरों में क्यों चुभता है? एक कुरान और एक रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके दिलों में चुभते हैं। याद करो, जब उसकी मां कैंसर से फौत हुई तो उसने कैंसर अस्पताल बना दिया कि किसी और की मां कैंसर से न मरे। फिर जब वो वजीर आजम बना और सर्दी का मौसम आया तो उसने पनाहगाहें बनाई कि मजदूर और गरीब सड़कों और फुटपाथों वगैरह पर न सोएं। शेरशाह सूरी की याद ताज़ा कर दी इमरान खान ने। ये सारी चीजें जो है ना नोट हो रही थी। सेहत कार्ड देकर हर गरीब को 10-10 लाख इलाज के लिए दिए, यानी वो $120 पर बैरल पर 150 का पेट्रोल दे रहा था। क्योंकि ये जो टैक्सेस हैं, ये जो लेवियां हैं, ये हैं अयाशी के लिए, अल्ले तल्लों के लिए। खान में ये बात नहीं थी। 10-10 लाख, यही खजाना था ना, यही खजाना था, यही पाकिस्तान था। पनाहगाहें बल्कि उसने मुखय्यर लोगों के हवाले कर दी, क्योंकि लोग इतबार करता था खान पे कि आप यहां आप खाना दें, यहां पे इस दस्तरखान पे आप खाना दें। उसने शुरू किया, यही खजाना था 10-10 लाख रुपए। इन आंखों से, इन कानों से मियांवाली के डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में लोगों ने जो झोलियां उठा उठा के दुआएं दी, 1 रुपया खर्च नहीं होता था, 1 रुपया।
खर्च नहीं होता था और मरीज को लेकर जो है ना वो और लोग दुआएं देता, यही खजाना था, यही पाकिस्तान था। जी, ये बात तरजीहात की है ना। जब वो लंगर खाने में गया तो मजदूरों के साथ बैठकर खाना खाने लगा। जब बात शुरू की तो इय्याक नाबुदु व इय्याक नस्तईन कहकर आगाज किया। ये सारी रिपोर्टें कहीं पे जा रही थी, बल्कि भेजी जा रही थी GHQ। हर मुल्क में CIA का एक ठिकाना है, अड्डा है। समझ गए हम बात? डॉट कनेक्टिंग कर लें। यहां से रिपोर्टें भेजी जा रही थी, यहां से ये भी रिपोर्टें भेजी जा रही थी कि शलवार कमीज पहनता है, टाई कोड नहीं लगाता, गुलामी की इलामत खत्म कर दी है। ये रिपोर्ट भी यहां से गई, ये रिपोर्ट भी। जी, जब मदीना मुनव्वरा पहुंचा तो जूते नहीं पहने बल्कि नंगे पैर चला। ये सारी बातें नोट हो रही थी। मुशर्रफ ने अमेरिका को पाकिस्तान में ड्रोन हमलों की इजाजत दी। जरदारी के दौर में ड्रोन अटैक होते रहे, मगर इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट कहकर बता दिया कि वो गुलामी कबूल नहीं करेगा। एयर चीफ को कह दिया ड्रोन गिरा दो। यानी एक सवाल है, क्या उखाड़ लिया अमेरिका ने ईरान का? क्या उखाड़ लिया? खामेनाई शहीद हो गए तो खामेनाई ने मरना नहीं था। 86 बहारें देखी उन्होंने। ईरान के 2 दफा सदर रहे, मेरा ख्याल है स्पीकर भी रहे, सुप्रीम लीडर रहे। दोनों ने नहीं मरना था। 4 साल और जिंदा रह जाते, 10 साल रह जाते। क्या उखाड़ा ईरान का अमेरिका ने? क्या उखाड़ लेगा अमेरिका पाकिस्तान का? प्रॉब्लम कहां पे है? प्रॉब्लम यहां पे है कि ईरान, वहां पे ड्यूअल नेशनैलिटीज नहीं है। बच्चे अमेरिका में पढ़ रहे हैं, नहीं है। वो एक आध केस हो शाह ईरान के दौर का, असासे बाहर नहीं पड़े ईरानियों के। दुबई में, अबू धाबी में, कनाडा में, जिनेवा में असासे नहीं पड़े। मैंने आपको बताया कि आयतुल्लाह खुमैनी बानी जो थे, तो एक दोस्त उनके लिए ना बकरे का गोश्त लाया, गोश्त काफी था। तो आयतुल्लाह ने एक वक्त के लिए जो दरकार होता है गोश्त ले लिया और बाकी शुक्रिया अदा किया। तो उन्होंने कहा जी मैं बड़े शौक से लाया हूं और आप कबूल ही नहीं कर रहे। तो आयतुल्लाह ने मुस्कुरा कर कहा, ओ भाई मेरे घर में फ्रिज ही नहीं है, ये खराब हो जाएगा। ये जो मैंने लिया ये पकाएंगे, ये बाकी किसी को दो। फ्रिज नहीं है, फ्रिज। इनके स्टंजे का पानी स्पेन का है या बाहर का है, स्टंजे का पानी। इनके स्विमिंग पूल्स में मिनरल वाटर है, मिनरल वाटर। इनके, आप क्या समझते हैं इनको? आप इनको इंसान समझते हैं या इंसान का बच्चा समझते हैं आप इनको? ये बहुत आला मखलूक, बहुत आला। यानी अब ये यूट्यूब है ना, मुख्तलिफ लोग देखते हैं। यानी मुझे ऐसी इशराफिया के ऐसे वाकयात का पता है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के ऐसे वाकयात का पता है जो मैं बता नहीं सकता। आदिल राजा बता देता है, पता नहीं किस तरह, मैं नहीं बता, मेरी तबीयत है, मैं नहीं बता सकता, बिल्कुल नहीं। आप कहें भी तो नहीं बता सकता। अगर आप कहें कि मैं डरता हूं तो आपके सामने बोल रहा हूं। कोई चौधरी कहता है, कोई क्या कहता है, मैं नाम लेता हूं। थंबनेल देख लें, क्या लिखा हुआ है थंबनेल पे, गो आसिम गो। वो बात नहीं है, लेकिन इखलाकी या वो जो लैंग्वेज है ये और क्लास है, और क्लास। तरक्कियों के लिए ये क्या करते हैं, और ये छोड़ें सारी उसको, ये और चीज था, और चीज। जी आगे चलते हैं। एब्सोल्युटली नॉट कहकर बता दिया कि वो गुलामी कबूल नहीं करेगा। इमरान खान के 3.5 साल दौर में अमेरिका एक ड्रोन हमला नहीं कर सका। किया? कल एक चार्ट इमरान रियाज खान ने भी शेयर किया है, ट्विटर पे भी है। सबसे ज्यादा दहशतगर्दी, सबसे ज्यादा दहशतगर्दी अब हो रही है।
اور سب سے کم دہشت گردی عمران کے 3 سال کے دور میں ہوئی، سب سے کم۔ افغانیوں کو سیٹ کر لیا تھا اس نے، یہاں بھی افغانی آئے، ایک ڈرون نہیں ہوا، کاروبار چل پڑا، کے پی کے اور گلگت میں سیاحت عروج پر پہنچ گئی۔ عمران کے دور میں میرا خیال ہے میں 3 دفعہ سوات گیا، گبین جبہ، تحصیل مٹا، اس کے بعد مجھے بھی توفیق نہیں ہوئی، کیونکہ عمران ہر دفعہ تقریر میں آ کر کہتے تھے سیاحت سیاحت، تو ہم اس کی باتوں پہ عمل کرتے کہ چلیں گے دیکھتے ہیں، مزہ بڑا آیا۔ اب عمران کا کیا گیا؟ عمران نے کہا جی پھرا کرو، وہ خود کمراٹ، جی کمراٹ میں عمران کے کہنے پہ گیا۔ اور یار اگر زندگی میں کبھی موقع ملے نا، زندگی میں میری ریکمنڈیشن ہے کمراٹ جائیں، آپ کو یہ مری اور یہ نتھیا گلی اور ہر چیز بھول جائے گی، آپ کو ہر چیز۔ آپ کمراٹ جائیں، اپر دیر میں عمران کے کہنے پہ کمراٹ گیا، کہنے پہ جب میں نے دیکھا نا کہ خان صاحب پھر رہے ہیں کمراٹ میں بھی کمراٹ گیا، لیکن نہ پوچھیں استاد، نہ پوچھیں اور کچھ بھی نہ کریں، کسی جگہ پہ چپ کر کے بیٹھ جائیں، دریا، جنگل، چائے، جو ہلکا ہلکا بڑا محسوس کیا وہاں پہ، کمراٹ، اپر دیر، یہ جو ہلکا ہلکا، آپ بھول جائیں گے۔ تو ہم نے عمران کے کہنے پہ عمل کیا، گئے، اس کے بعد توفیق نہیں ہوئی۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ کیا ایسا شخص امریکہ کو برداشت ہو سکتا تھا؟ ایپسٹین فائلز کیا کہتے ہیں؟ شی جن پنگ سے زیادہ خطرناک ہے، آیت اللہ خامنئی سے زیادہ خطرناک ہے، ولادیمیر پوٹن سے زیادہ خطرناک ہے۔ کیوں؟ ایٹمی ملک کا سربراہ ہے، لوگوں کو گرویدہ کر رہا ہے، قوم پیچھے کھڑی ہے، کسی کو بھی تن دے گا، کسی وقت بھی تن دے گا، اور اس کی گواہی ابھی نندن نے دی۔ پاکستان ریٹیلیٹ کرنے کا سوچے گا نہیں، پاکستان ریٹیلیٹ کرے گا، اور کیا، یہی فوج تھی۔ آصف غفور نے کہا کہ وی ول سرپرائز یو، نہیں ہوا۔ A nation's strength does not depend upon its wealth, but depend upon its men of high character. سمپل سی بات ہے جی۔ پھر وہی ہوا جو ہونا تھا، امریکہ نے پاکستان میں موجود، غور کریں، اپنے فوجی جرنیلوں کو بول دیا کہ بس اب اور نہیں، اور بالآخر امریکہ اور پاکستانی فوج جیت گئی اور عمران خان اور پاکستان ہار گیا۔ میں 45 سال سے زیادہ عرصے سے صحافت کر رہا ہوں، تاریخ کے مطالعے اور اپنے 45 سالہ مشاہدے کی بنیاد پر میں کہتا ہوں کہ 75 سال میں اتنا ظلم کسی پارٹی پر نہیں ہوا جتنا آج فوج اور جرنیل عمران خان پر کر رہے ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ 75 سالوں میں فوج کو ایسے کوئی نہیں ٹکرا جس طرح خان ٹکرا ہے، کیونکہ جو جیسا ٹکرتا ہے اس کو جواب بھی اتنا ہی ملتا ہے، اور یہاں جواب کی شدت بتا رہی ہے کہ اس بار جرنیلوں کو بندہ شدید ٹکر کا ملا ہے، دھوئیں نکل رہے ہیں سارے سوراخوں سے۔ آج تک یہ نہیں سنا تھا کہ کسی امیدوار کو الیکشن کے کاغذات ہی جمع کرانے سے روک دیا گیا ہو، آج تک یہ نہیں سنا تھا گھروں میں گھس کر عورتوں اور بچوں پر تشدد کیا ہو، آج تک یہ نہیں سنا تھا کہ ایک جماعت پر الیکشن کمپین کرنے پر گرفتاری ہو جبکہ دوسری جماعت کے جلسے ہر وقت ٹی وی پر دکھائے جا رہے ہوں، آج تک یہ نہیں سنا تھا کہ فوج ایک پارٹی سے اتنی ڈر گئی کہ سرے سے اس پوری پارٹی کو ہی الیکشن سے نکال دیا، آج تک یہ سب نہیں ہوا، اور یہ بھی نہیں ہوا کہ اتنا ظلم کرنے کے بعد بھی ایک بندہ ملک سے 200 سے زیادہ سیٹیں جیت گیا۔ سچائی یہی ہے۔ اور پھر وہ ہوا جو آج تک نہیں ہوا تھا کہ 1 لاکھ کی لیڈ بھی بدل دی گئی، 1 لاکھ کی لیڈ
वाकई आज तक इमरान खान जैसा कोई आया ही नहीं जो अमेरिका के सामने डट गया हो। यहां तो सब लेट जाते हैं और मसला ये है कि उल्टे लेटते हैं। डट जाने वाला पहली बार देखा है। अगर इमरान खान को तारीख के आईने में परखा जाए और मौजूदा हालात में इमरान खान की साबित कदमी देखी जाए तो बिला मुबालगा बाआसानी कहा जा सकता है कि जुल्फकार अली भुट्टो इमरान खान के पैरों की धूल बन चुका है, धूल। इमरान खान के सामने भुट्टो भी ऐसे है जैसे सूरज के सामने चिराग हो। खुलासा कलाम यह है कि कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना के बाद पाकिस्तान की 78 साल तारीख में इमरान खान सबसे बड़ा लीडर है और हम खुशकिस्मत हैं कि हम इमरान खान के जमाने में जी रहे हैं और आने वाली नस्लें हम पर रश्क करेंगी कि वो भी क्या खुशकिस्मत लोग थे जो इमरान खान के दौर में जिंदा थे, मगर कितने बेगैरत और बेकदरे थे कि इमरान खान को समझ ही नहीं सके। अल्लाह पाक आपको आसानियां अता फरमाए, आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब्बे करीम आपके और मेरे मरहुमीन की मगफरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।